हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। सैटरडे का टाइम है, इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं। इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने आपको टेंस का चार्ट बता दिया था और फिर मैंने कहा था कि आपको हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। आज आपको पढ़ा रहे हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि कैसे पहचान पाएंगे कि नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग पहचान पढ़ते हैं। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि ता है, ती है, ते है कैसे मतलब समझ में आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि राम स्कूल जाता है। क्या हुआ? राम स्कूल जाता है, लास्ट में क्या रहता है? ता है। क्या रहा है? ता है। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक पत्र लिखता हूं, ता हूं तो आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या समझना होगा कि इसमें देखिए, सबसे पहले मैं उस दिन पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि ये 5 जो आपका हाथ है, पंजा है, इस पंजे के ऊपर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था कि इसी के सिमिलर एक आपका वो बनता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, फिर कौन? हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन? मेन वर्ब, फिर कौन? ऑब्जेक्ट, फिर कौन? ईटीसी। ये एकदम आपके हाथ के ऊपर काम कर रही है, देख लो। ऐसे बताया था हमने, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इसी पर हमें पूरे 12 टेंस पढ़ने हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पे पढ़ने हैं। तो अब नियम इसका क्या है कि यदि कर्ता एक वचन, यदि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या इस जोड़ दिया जाता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट टेंस है, टेंस जो है, उस टेंस में जो सब्जेक्ट है वो यदि किस चीज का है? एक वचन करता है, तो उसके मुख्य क्रिया में जो होगा यस या यस जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि हमको फोर्थ फॉर्म की जगह फिफ्थ फॉर्म, 5वां फॉर्म कहा जाता है। यस या यस जोड़ने वाले को 5वां फॉर्म कहा जाता है, उसमें जोड़ करके निकालते हैं, बनाते हैं। अगर बहुवचन करता होगा तो ये यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? जब करता एक वचन होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या यस जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ईटीसी लिखेंगे, ठीक है। और जब कर्ता बहुवचन होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। अब ये यस यस वाला काम जोड़ने का नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी होगा, ठीक है। उदाहरण हम एक लिखते हैं, आप समझिए। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, इसको समझते हैं। देखो, वह एक किताब, वह एक किताब पढ़ता है। देखिए समझिए, वह एक किताब पढ़ता है। कौन है इसमें सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन है? वह, ही होगा। कौन होगा? ही को हम एक वचन करता करते हैं, ठीक है। ही, अब पढ़ना आएगा। ही रीड्स, READS, रीड्स। ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक, ऐसे बनेगा। वह एक किताब पढ़ता है। ही सब्जेक्ट हो गया, देख लो। और हेल्पिंग वर्ब आपका यहां भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आपके इसमें पॉजिटिव वाले में आपका हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होती है, इसलिए आप मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब में ऐसा ही जोड़ देंगे, फिर आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा दिखाते हैं आपको, सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है। अब इसी के जगह पे मैं ऐसे लिख दूं कि मैं एक किताब पढ़ता हूं। देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है, कि एक वचन करता और बहुवचन करता में क्या मतलब है, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। मैं एक किताब पढ़ता हूं, यहाँ पे आई को चूंकि हम बहुवचन में रखते हैं, ठीक है। आई, अब एम ओम नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि आई एम ओम लिखना है, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आई के साथ ठीक जस्ट बाद हमारा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना मेन वर्ब, और मेन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें यस यस जोड़ने का काम नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम बहुवचन करता में रखते हैं। आई वी दे यू को, आई जो है इसमें इसको दोनों चीजों में रखा जाता है। वैसे ज्यादातर आपको सेकंड फॉर्म में रखा, मतलब बहुवचन के उसमें रखा जाता है। तो आई के बाद ये रीड हो जाएगा। क्या होगा? रीड, READ, आई रीड ए बुक। ये अंतर है। क्या अंतर इसमें दिखा आपको? इसमें मुख्य क्रिया में यस जोड़ दिया गया और इसमें मुख्य क्रिया में यस
नहीं जोड़ा गया। अब मैं एक किताब पढ़ता हूं की जगह पे वह एक किताब पढ़ता है या तुम एक किताब पढ़ते हो, ये भी हो सकता है। तो यहां भी आपको क्या होगा, यू को भी सेकंड में रखा गया है, तो यू रीड ए बुक हो जाएगा। हम एक किताब पढ़ते हैं, हम एक किताब पढ़ते हैं या तुम एक किताब पढ़ते हो या वे एक किताब पढ़ते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। तो दे रीड ए बुक। ठीक है, मतलब कि जहां भी बहुवचन करता होगा उसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। अब सबसे बड़ी ये बात है कि हम एक वचन करता लिख रहे हैं तो मुख्य क्रिया में यस क्यों जोड़ रहे हैं, ये बात सीखने की जरूरत है। अब हम एक आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं बेटा, वह इंपॉर्टेंट चीज जल्दी लोग नहीं बताते हैं। अब इस चीज को मैं आपको यहीं पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है। जवाब आपसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, एक रूल होता है आपका एस एस और पीपी, एस एस और पीपी का रूल होता है। ये एस एस और पीपी का जो रूल होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसे भी डिफाइन कर लेंगे आराम से। एस एस का मतलब होता है कि जब अगर आपका कर्ता सिंगुलर हो, जब आपका कर्ता कैसा हो, सिंगुलर हो, तो आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। मतलब कि जब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात लिख रखा है पीपी, पीपी यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब बात ये फंसती है कि कैसे हम ये समझ पाए कि कौन एक वचन क्रिया है, कौन बहुवचन। तो हम एक बात सीधी सीधी रूप से ये समझ जाए कि जितना हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, जो वर्ब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मतलब हमने पढ़ा कि रीड, राइट, गो, पढ़ा ना, यही है ना। रीड माने क्या होता है, पढ़ना, राइट माने लिखना, और गो माने जाना। ये जो हम लोग फर्स्ट फॉर्म जो पढ़ते हैं वो ऑलरेडी बहुवचन होती है। किसके रूप में होती है, वो बहुवचन होती है। कैसे होती है बताइए, बहुवचन के फॉर्म में होती है। इसीलिए जब हमारा कर्ता, हमारा ये कौन सा है, एक वचन है, कर्ता हमारा क्या है, एक वचन है, और ये जो रीड लिखते हैं, रीड हमारा बहुवचन हो जाता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे तो वह जो वर्ब है वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर। मतलब एक वचन कर्ता के साथ हमें एक वचन की क्रिया भी रहनी चाहिए। इसीलिए हम जहां भी हमारा कर्ता अगर एक वचन होगा तो क्रिया में हम तुरंत यस लगा करके या ईएस लगा करके उसको भी क्या बना लेंगे, एक वचन बना लेंगे। यह जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं ये बहुत कम आपको मिलेगा, बहुत कम वीडियो में मिलता है समझने में। ये बात आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए और आप देख लीजिए, कई जगह आप पढ़िए, आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्यों यस या यस लगाया जाता है, इसका जवाब तो मिल गया आपको, बताइए मिला कि नहीं, नहीं पता चला, क्यों मिला, यस या यस क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमने रूल बताया आपको यस एस और पीपी। सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगला वाला सब्जेक्ट होता है, पिछले वाला वर्ब होता है। बात समझ रही है, अगला वाला कर्ता होता है, पीछे वाला क्या है, क्रिया है। तो अगर आपका कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। इसीलिए ये जो क्रिया लिखी जाती है, जो रीड लिखा गया है, जो गो लिखा गया है, जो आप पढ़ते हो, वर्ब पढ़ते हो, वो ऑलरेडी बहुवचन में होती है। किसमें होती है, बहुवचन में। इसीलिए इसको एक वचन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई बताइए, खड़े होइए, क्या करना पड़ता है बताइए, क्या करना पड़ता है, यस या ईएस जोड़ के क्या बनाना पड़ता है, हाँ क्यों क्यों जोड़ा जा रहा है इसको यस या ईएस, बस दिमाग चकरा गया। पढ़ा तो बेटा ये आप, मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए कि जब ये करता एक वचन होगा तो यस या यस लगा करके हमको मुख्य क्रिया को एक वचन बनाना है। क्या बनाना है, एक वचन बनाना है, क्योंकि हमारा ये एक वचन होगा तो ये क्रिया भी हमारी एक वचन होनी चाहिए। तो यस या यस इसलिए लगाया जाता है कि हमारा जो वर्ब है वो क्या बन जाए, एक वचन बन जाए, सिंगुलर बन जाए। बात समझ आ गई। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई बहुवचन में है तो ये भी आपका क्या होगा, बहुवचन में है। तो आई रीड ए बुक, यू बहुवचन में है तो ये भी यू रीड ए बुक, दे रीड ए बुक, वी रीड ए बुक।
तो जब भी कभी हमारा कर्ता बहुवचन में होगा तो हमें मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ना होगा, और जब भी कर्ता हमारा एक वचन में होगा तो मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ना होगा। ठीक है, और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं, तो समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, राधा स्कूल जाती है। क्या है? राधा स्कूल जाती है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना होगा, ये सब्जेक्ट को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये आपको सबसे पहले लिखना होगा, बाकी इधर से चला जाता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके इधर से पीछे से चला जाता है, ट्रांसलेशन में रूल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? राधा। राधा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है? राधा। राधा के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, आपको बताए थे। हेल्पिंग वर्ब कब आएगा? जब आपका कौन आएगा? जब आपका निगेटिव आएगा। तो राधा, अब सीधा जाना। जाना राधा एक वचन है तो गो लगेगा कि गोज लगेगा? बताएंगे आप। क्या लगेगा? गोज, क्योंकि राधा एक वचन में है, इसलिए गो में हम ईएस जोड़ देंगे। ईएस क्यों जोड़ते हैं? इसके गो में लास्ट में ओ है, तो ओ को हमें, ओ जब रहेगा ए ई आई ओ यू, जब आपने वावल पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू यदि रहता है तो हमें इसमें साथ में क्या जोड़ना पड़ता है? ईएस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो राधा गोज टू स्कूल। राधा गोज टू स्कूल। इसी चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से बोल दे कि तुम स्कूल जाती हो। तुम स्कूल जाती हो। तुम स्कूल जाती हो, तो ये यू आपका क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। और जाना है तो यू के साथ में गो लगेगा। तो आप क्या बताएंगे? गो में ईएस जोड़ेंगे? ईएस जोड़ना होगा? नहीं जोड़ना होगा। क्यों नहीं जोड़ना होगा? क्योंकि ये कर्ता बहुवचन में है। किसमें है? बहुवचन में। इसलिए यू गो टू कहां? स्कूल। यू गो टू स्कूल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये बाकी जो बच रहा है आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर ईटीसी रहता तो हम आगे लिख देते हैं, वो भी कर सकते हैं, ईटीसी वाला भी कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कहा राम अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलता है। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के पीछे रीजन है कि आपको यह पता चला चाहिए कि ईटीसी कहां आ रहा है। मुख्य इसमें कौन है? राम। मैंने कहा था ना कि सबसे पहले कर्ता इस तरह से लिखेंगे, कर्ता के बाद इधर से पीछे से लिखना शुरू करेंगे ऐसे करके। ये तरीका है इसमें लिखने का। ठीक है, इधर से चलेंगे यहां तक। अब अपने मित्रों में एक साथ में ले लेंगे, के साथ एक साथ में ऐसे करके। राम क्या करता है? खेलता है। तो राम प्ले, और प्ले में क्या जुड़ जाएगा? एस। क्यों जुड़ेगा भाई? क्योंकि राम क्या है? एक वचन करता है। राम प्लेस, है ना? राम प्लेस, राम खेलता है। कहां खेलता है भाई? इन द फील्ड। राम प्लेस इन द फील्ड, या इन द ग्राउंड भी कह सकते हो, GROUND। ग्राउंड भी कह सकते हो, या फिर फील्ड भी कह सकते हो, FIELD। ठीक है, राम प्लेज इन द फील्ड किसके साथ में? किसके साथ में? विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, राम प्लेज इन द फील्ड, राम मैदान में खेलता है। किसके साथ में? विथ हिज फ्रेंड। ये ईटीसी वाला एक्सेट्रा वाला ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेट्रा का भी करेंगे। देखो ये क्या है? तुम्हारा कर्ता है, ये आपका क्या है? क्रिया है। इन द फील्ड ये पूरा क्या है? आपका कर्म जिसको कहेंगे। क्या है ये? कर्म। और ये जितना बाकी बच रहा है ये सभी आपका क्या है? एक्सेट्रा है, जिसको ईटीसी कहते हैं। ठीक है ना? लगाने का तरीका समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, और उदाहरण हम बताते हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स है, कॉमन रूल्स है कि जब वाक्य नकारात्मक हो तो कैसे देखा जाएगा। नियम नंबर 1 कि जब एक वचन करता हो, एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू नॉट का, और बहुवचन कर्ता के साथ नहीं के लिए किसका? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ डज नॉट का, और बहुवचन के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। नियम 2 है कि मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अब उसमें यस वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक,
सब्जेक्ट होगा, डू डज होगा, नॉट होगा, नॉट लगेगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी होगा। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है बेटा। तो राम पहले लिखेंगे कर्ता, राम, आपको पता है ना कर्ता एक वचन है राम, राम के साथ डज लगेगा कि डू लगेगा बताइए। राम के साथ क्या लगेगा, डज, फिर इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। राम डज नॉट गो, बस गो रह जाएगा, गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसी तरीके से डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन मुख्य क्रिया अब वहां पे यस यस लगाना क्या होगा, बंद हो जाएगा, और हमें डू जो भी आपका फर्स्ट फॉर्म है वो आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। इसी तरीके से लिख सकते हैं कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, यहां नहीं लिख लीजिए, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रन में तो बच्चे होंगे, चिल्ड्रेन्स या चाइल्ड्स दोनों में लिख सकते हैं, चिल्ड्रन ही लिख लीजिए, चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे ही होते हैं, चिल्ड्रेन्स नहीं लिखते, बस चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन, फिर क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द फील्ड, ठीक है। अब इसमें चाइल्ड्स भी लिख सकते हो, चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, चाइल्ड्स भी लिखना होगा तो चाइल्ड्स एस लगाना पड़ेगा, चिल्ड्रन में नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरा कुछ लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कुछ और लिखना चाहें, वह एक पत्र नहीं लिखता है, ठीक। तो ही एक वचन है, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से आप लोग जो है निगेटिव का भी सेंटेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इंट्रोगेटिव, चले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, जब वाक्य प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक का मतलब जैसे प्रश्न उसमें पूछा जाएगा, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, ता है आएगा, लेकिन उससे पहले क्या, तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तब आपका नियम क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद आपका एमबी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ईटीसी लिखेंगे। और मान लीजिए कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में होगा, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा उसकी स्पेलिंग सबसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, फिर बाकी सब डू डज जो है वही सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आप इसको समझिए और इसे लिखते रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या राम स्कूल जाता है, मैंने कहा कि क्या राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राम के हिसाब से डू या डज लगेगा, बताइए। राम एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, एक वचन करता है, तो राम के साथ में क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए बेटा, डज, डज, फिर क्या होगा, राम, डज राम गो, बस एक वचन करता होगा, मैंने लिखा ना गो, गो के बाद क्या होगा, गो टू, कहां पे, स्कूल, और प्रश्नवाचक कैसे, राम डज राम गो टू स्कूल। लेकिन यही चीज अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, कैसे होगा ये, कि अगर मैंने कहा कि राम स्कूल कब जाता है, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बताइए। अब ये प्रश्नवाचक शब्द कहां आ गया, बीच में आ गया, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वैन, है ना, फिर इसके बाद डज लिखेंगे, डज, वैन डज, फिर राम गो टू स्कूल, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है,
तभी हमें समझ में आएगा कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है ना। क्या वह एक किताब पढ़ता है? क्या वह एक किताब, क्या तुम लिख लो, है ना, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो? क्या तुम एक किताब पढ़ते हो? तो सबसे पहले क्या होगा, डू लगेगा। क्या लगेगा? डू यू, फिर रीड अ बुक, और ये क्वेश्चन मार्क, है ना। डू यू रीड अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो? और इसी चीज को इस तरह से बना सकते हैं कि तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, या तुम कब एक किताब पढ़ते हो, तुम कब एक किताब पढ़ते हो, तुम कब एक किताब पढ़ते हो। तो इस कब की स्पेलिंग सबसे पहले लिख देना, वैन, फिर टू, फिर इसके बाद यू, वैन डू यू रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क ऐसे। इस तरीके से मतलब आप इन स्ट्रक्चरों को लगाना और बनाना सीखेंगे, तब जाके आपको ट्रांसलेशन करना आराम से आ जाएगा। लेकिन आपको जो मैंने पहले वाली वीडियो में जो मैं तरीका बताया हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, इसको आपको याद करना होगा। 12 टेंसों को आपको अपने उंगलियों पर लगाना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। ये सेंटेंस आपको धीरे धीरे करके आ जाएंगे सारे, ठीक है। और बढ़िया से आप लोग कम से कम 20 ट्रांसलेशन अपने घर से होमवर्क करके लेकर आइए और दिखाइए, ठीक।